की डेफिनेशन तो लिखी हुई है यहाँ, ठीक है। इसमें जैसे लाइक दो कॉइल्स मान लेते हैं अगर C1 एंड C2, तो पहले अगर हम यहाँ पर कोई कॉइल मान लें, सर्कुलर कॉइल C1 और उसके साथ में यहाँ पर एक और कॉइल C2, और किसी भी एक कॉइल में अगर करंट पास करते हैं, या तो C1 में या फिर C2 में, किसी में भी अगर एक करंट I पास करे और उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, जो अगर ये सर्किल होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से आएगा। अगर सर्कुलर लूप ले रहे हैं तो हम फिंगर्स को बंद करेंगे ऐसे, करंट के साथ साथ अपनी फिंगर्स को बंद करिए, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनेगी। ऐसे करके और भी दिखा सकते हो लाइक कि ठीक है। तो हमने क्या किया, C1 में करंट फ्लो कराई और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस हुआ बाय द कॉइल नंबर C1, और कॉइल C1 के करंट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल 2 में कुछ फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। कॉइल 1 की करंट, उसका मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर दिस एरिया ऑफ कॉइल नंबर 2, जितना उसका एरिया होगा उसके लिए फ्लक्स निकालें, एंड लेट ये फ्लक्स φ2 है। तो डेफिनेशन के हिसाब से φ2 डिवाइडेड बाय I1, ये आप डिफाइन करोगे यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू, φ2 एंड डिवाइडेड बाय द करंट इन द फर्स्ट कॉइल, और ये φ2 टोटल फ्लक्स है, मतलब कि अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न होंगे तो वो यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। φ2 इज फ्लक्स फॉर ऑल द टर्न्स। मैं इसमें n मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, अभी मैं जब न्यूमेरिकल करूंगा तो उसमें n मल्टीप्लाई कर देंगे, बट यहाँ पर आपको ऐसे लिखा दे रहा है कि फ्लक्स मतलब सभी टर्न का फ्लक्स, जितने भी टर्न है उन सबके फ्लक्स की वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय करंट I, इसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M से डिनोट करेंगे। एंड ज्यादातर बुक्स में ना इसको ये लिखा जाता है M21 के हिसाब से लिखा जाता है, इसका कन्वेंशनल है M21। एक्चुअली इस तरह से लिखने का मतलब ये होता है कि M21 लिखने का मतलब ये है कि करंट कॉइल नंबर 1 में है और फ्लक्स कॉइल नंबर 2 को कैलकुलेट किया जा रहा है। पहला वाला जो नंबर होगा, फर्स्ट नंबर, ये आपका फ्लक्स वाला कॉइल है जिसके लिए फ्लक्स निकाल रहे हैं, और दूसरा वाला वो कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रही है M21, तो डिवाइडेड बाय φ2 अपॉन I1। अगर मुझे M12 निकालना होगा, M12, तो उसका मतलब ये बन जाएगा, अगर कहीं पर लिखा हो M12, तो इसका मतलब जो कॉइल 2 है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट वाली कॉइल हमारी सेकंड है, और फर्स्ट वाली कॉइल वो है जिसके लिए आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे, तो इसको लिखा जाएगा फ्लक्स इन द कॉइल नंबर 1 डिवाइडेड बाय करंट इन द कॉइल नंबर 2, φ1 डिवाइडेड बाय I2, इस तरीके से। हालांकि ये लिखने का फर्क है सिर्फ M21 या M12 बुक्स में लिखा होता है, बट एक्चुअल में ये दोनों सेम है, चाहे आप M21 कैलकुलेट कर ले चाहे M12 कैलकुलेट करें, एक पेयर ऑफ कॉइल के लिए ये दोनों वैल्यूज बराबर मिलती है, डिफरेंस नहीं होता इसमें। M12 इज सेम एज M21, और इसीलिए इसको हम लोग सिर्फ कैपिटल M से लिखेंगे। बट ये इसलिए बता दिया कि अभी मान लो एग्जाम्स में या बुक्स में कहीं आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि ये मिल जाए तुम्हें M21 M12 के नाम से, पर मैं जो अभी करूंगा ना वो सिर्फ M लिखेंगे। हम लोग जो भी काम करेंगे उसमें सिर्फ M को मेंशन करेंगे, वो ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि ये 1-2 है या फिर 2-1, और ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये स्टेटमेंट अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों साइड से सेम आता है, और तभी म्यूचुअल नाम भी दिया गया इसको। कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में नोट करना है क्या आपको, या नोट कर चुके हो? कर ले सर। कर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताना ये चीज जो है ना, देखिए मैंने M12 एंड M21 दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रेशियो ऑफ फ्लक्स अपॉन करंट, फ्लक्स इन कॉइल 1 डिवाइडेड बाय करंट इन द कॉइल 2, और फ्लक्स इन द कॉइल 2 डिवाइडेड बाय करंट इन द कॉइल 1, ये दोनों रेशियो बराबर मिलेंगे। इसमें काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में आता है। एक एग्जांपल दिखाते हैं अभी।
सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, स्टार्ट करने के लिए सोलेनाइड का एग्जांपल बेस्ट होता है। तो हमने क्या किया, एक सोलेनाइड मान लो लिए, थ्योरी को समझाने के लिए बेस्ट है सोलेनाइड का। तो एक कोई सोलेनाइड लिया, उसके ऊपर हमने मान लो प्राइमरी कॉइल बाउंड की, फर्स्ट कॉइल, जिसको हम प्राइमरी कॉइल भी कह सकते हैं या सेकेंडरी कॉइल भी कह सकते हो। तो ये कॉइल नंबर 1 है, इसके अंदर टोटल मान लिया है N1 टर्न्स, और उसी सोलेनाइड के सिलेंडर के ऊपर, उसी सिलेंडर के ऊपर हमने एक और कॉइल बाउंड की है, जिस पर हमने पहली वाली कॉइल बाउंड की थी, उसी सोलेनाइड के ऊपर एक दूसरी कॉइल भी बाउंड कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने दूसरी कॉइल बाउंड की, और इस सेकंड वाली कॉइल के अंदर मान लिया जाए N2 नंबर ऑफ टर्न्स। पहले वाले में N1, दूसरे वाले में N2, और ये कंसेप्ट एक तरीके से आपको ट्रांसफार्मर का भी कंसेप्ट देगा। तो फर्स्ट कॉइल में N1, सेकंड कॉइल में N2 नंबर ऑफ टर्न्स का फर्क है, लेकिन दोनों कॉइल्स सेम सिलेंडर के ऊपर बाउंडेड। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सेम सिलेंडर के ऊपर है वो, और रेडियस ऑफ सोलेनॉइड R एंड कुछ लेंथ वगैरह मान लेंगे। अब यार कल के लेक्चर से, कल वाले लेक्चर में सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट की गई थी, और वो जरा रिकॉल करें अगर, कि जो कॉइल 1 है इसका सेल्फ इंडक्टेंस हमने L1 माना, जो सेकंड वाली कॉइल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 माना, और इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M। ये सिर्फ डेफिनेशंस का गेम है और कुछ नहीं, ओनली डेफिनेशंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, आप कल के लेक्चर को देख सकते हो, फॉर्मूला वहां से नोट कर सकते हो क्या था। ये सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला मुझे याद है, ये म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, और उसके नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे को याद है, आप चाहो तो नोट्स में एक बार पलट के देख सकते हो कि यही लिखा होगा कल के डेरिवेशन में, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एल इंटू L1 स्क्वायर। राइट, यही है ना यार, आपको बताओ। हाँ सर, यस सर। और दूसरे कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, तो म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एल इंटू N2 स्क्वायर है। अब हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए इनका, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आपको डेफिनेशन जस्ट फॉलो करनी है और कुछ नहीं, ये सिंपल सा काम होता है, बहुत सिंपल है। डेफिनेशन फॉलो करनी होगी, आपको ये डिसाइड करना होगा कि इनमें करंट कौन से कॉइल में फ्लो कराओगे और फ्लक्स कौन सी कॉइल का निकालोगे, बिकॉज म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सिंपली फ्लक्स डिवाइडेड बाय द करंट। बट अगर आप फ्लक्स कॉइल 2 में, फ्लक्स अगर हम कॉइल 2 का कैलकुलेट करेंगे तो दैट मींस कि करंट कॉइल 1 में होगा, और अगर फ्लक्स कॉइल 1 का कैलकुलेट करेंगे तो फिर करंट कॉइल 2 में मानेंगे। तो कोई भी ले सकते हैं, एक काम करते हैं, पहले हम लोग करंट कॉइल नंबर 1 में डालते हैं। सपोज दैट करंट I फ्लोज इन द कॉइल नंबर 1, और हम कॉइल 2 का फ्लक्स निकालते हैं। तो अगर हम ये काम करेंगे तो आंसर देखो क्या आएगा आपके लिए। अगर करंट कॉइल नंबर 1 में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो होगी म्यू नॉट, और वो कॉइल 1 के हिसाब से प्रोड्यूस होगी, तो इट इज म्यू नॉट इनटू N1 नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। कैपिटल N1 टोटल टर्न है, स्मॉल n1 टर्न पर यूनिट लेंथ है। यहाँ पर टोटल टर्न लिखे गए हैं और ये पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आई। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल 1 ने प्रोड्यूस की, मल्टीप्लाइड बाय एरिया हम कॉइल 2 का रखेंगे, बिकॉज फ्लक्स हम कॉइल 2 का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर। और साथ में हमने कहा था कि ये टोटल फ्लक्स होना चाहिए, उसमें जितने भी टर्न है उन सबका फ्लक्स। तो कॉइल 2 में नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉइल 2 के नंबर ऑफ टर्न हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N2 है, तो यहां पर कैपिटल N2 और मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ये फ्लक्स एक टर्न का होगा, मल्टीप्लाइड बाय N2, कॉइल 2 के सभी टर्न का फ्लक्स हो गया वो, एंड डिवाइडेड बाय करंट अगेन I। इससे जो आंसर मिलेगा आपको, वो आंसर कुछ ऐसा मिलेगा, म्यू नॉट
और स्मॉल n1 जो है वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो उसको आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N1 डिवाइडेड बाय लेंथ, आई और आई कैंसिल, इनटू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय N2। ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। ये उस केस में आ रहा है जब करंट प्राइमरी कॉइल में, मतलब कॉइल नंबर 1 में, करंट कॉइल 1 में था और फ्लक्स कॉइल 2 का कैलकुलेट किया। नाउ चेंज करते हैं, अगर करंट हम कॉइल 2 में प्रोड्यूस करें और फ्लक्स कॉइल 1 का कैलकुलेट करें, देखो क्या रिजल्ट बनेगा उसमें। अच्छा, यहां तक बात समझ पा रहे हो आप? यहां तक का पॉइंट, ये वाला स्टेप क्लियर हुआ है आपको? यस सर। N2 कैपिटल N2 वाला सर बता दी। हाँ जी, अच्छा सर ये ना, देखिए यहाँ पर ये लिखा है ना, देखो यहाँ लिखा है ना टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ये होता है कि, देखिए एक एक स्टेप फिर से बता दे रहा हूँ। म्यू नॉट N1I ये आपने निकाला है मैग्नेटिक फील्ड, पाई आर स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई किया तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ये सेकंड कॉइल के एक टर्न का फ्लक्स है, सेकंड कॉइल की एक टर्न का फ्लक्स। और क्योंकि सेकंड कॉइल में N2 टर्न है तो सभी टर्न से बराबर फ्लक्स ज्यादा होगा, उसको हमने यहाँ N2 से और मल्टीप्लाई करके टोटल फ्लक्स ऑफ कॉइल 2 कैलकुलेट किया है। यस सर। ठीक है, अब हम करंट को कॉइल नंबर 2 में डालेंगे और फ्लक्स कॉइल नंबर 1 में लाएंगे, यानी कि नाउ करंट इज इन L2 कॉइल I। तो अब हम जो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे, वो आंसर मेरा इतना आएगा। देखिए नाउ मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाली कॉइल से आएगी, तो लिखा जाएगा म्यू नॉट स्मॉल N2 इनटू I, सेकंड कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड। एरिया फर्स्ट कॉइल का रखेंगे, वो भी पाई आर स्क्वायर है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न पहले वाले कॉइल के होंगे वो N1 है। टोटल नंबर ऑफ टर्न इन द फर्स्ट कॉइल इज N1 डिवाइडेड बाय अगेन आई और आई फिर कैंसिल, और यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू मिलेगी आपको म्यू नॉट, अब फिर से स्मॉल N2 को विच इज टर्न पर यूनिट लेंथ इज टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू पाई आर स्क्वायर N1। ये आंसर मिला आपको, तो सेम ही आंसर है, जो आंसर यहाँ लिखा है वही आंसर यहाँ भी लिखा हुआ है। म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों तरफ से सेम आ रहा है। यही वो पॉइंट था कि M12 और M21 की वैल्यूज बराबर मिलेंगे। सर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल आइडेंटिकल कॉइल्स में सेम आ रहा है हमेशा, मतलब नहीं ये नहीं नहीं, ना ना ना, ना वो नहीं है, ऐसा नहीं है। वो आपको अभी तो मैंने सिंपल एग्जांपल दिया है कि दोनों कॉइल्स को हमने एक ही सिलेंडर के ऊपर बाउंड किया हुआ है, इसलिए हमको ऐसा लग सकता है कि यार ये आंसर इसलिए सेम आ रहा है। अभी इसको एक और जनरलाइज भी करेंगे। सर मतलब ये उसकी तरह जो रेसिप्रोकल थ्योरम एक पढ़ा था, तो हमेशा ही सेम होगा या बस इस केस में सेम? हमेशा 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 सेम होता है। ओके सर। डेरिवेशन के लिए मैंने बड़ा सिंपल सा केस लिया है, थोड़ा भी स्टार्ट किया ना, तो एक स्टेप हो जाने दीजिए और एक पॉइंट और समझाते। देखो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है बिटवीन द टू कॉइल्स और इनके इंडिविजुअल सेल्फ इंडक्टेंसेस L1 L2, इनमें आपस में कुछ रिलेशन भी है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम, तीनों का आपस में रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है, अगर यहां देखो आप L1 L2 और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस नोटिस करना, अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंसेस L1 L2 को मल्टीप्लाई करता हूं, यानी L1 इंटू L2 की वैल्यू L1 L2, तो म्यू नॉट स्क्वायर पाई आर स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा। विजिबल रही है उधर यार, यहां देखना, अगर विजिबिलिटी हो तो बता देना, अगर ना दिखे तो बता देना। L1 L2 आ रहा है, स्क्रीन पे कवर है, दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। यस ठीक, और इनटू स्मॉल एल का स्क्वायर, स्मॉल एल स्क्वायर और N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर।
तो यहाँ पर एक काम कर देते, देखो ये जो N1 स्क्वायर है ना, स्मॉल एल N1 स्क्वायर, यहाँ जो स्मॉल N1 स्क्वायर है इसको आप रिप्लेस करके टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय लेंथ भी लिख सकते थे, और ऐसे ही जो स्मॉल N2 स्क्वायर है इसको भी टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय एल कर सकते थे। और अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो N1 N2 का स्क्वायर आएगा ऊपर, और डिवीजन में स्मॉल एल स्क्वायर। एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना कि ये दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस का प्रोडक्ट है। यस सर। ठीक है, क्या ये चीज म्यूचुअल इंडक्टेंस का स्क्वायर नहीं बन रहा? ये जो L1 L2 मल्टीप्लाई किया है हम लोगों ने यहाँ पर, क्या ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन कैपिटल M का स्क्वायर नहीं लिखा गया आपको? म्यू नॉट का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, N1 N2 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में L का स्क्वायर, दैट इज कंप्लीटली M स्क्वायर। दैट मींस L1 L2 की प्रोडक्ट इज बेसिकली इक्वल टू द M स्क्वायर। ये रिलेशन है इस पर्टिकुलर केस के लिए, स्पेसिफिक केस के लिए L1 L2 इज इक्वल टू M स्क्वायर। राइट यार, ठीक है ये चीज। यस सर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी है। रिलेशन बिटवीन L1 L2 M स्क्वायर में भी सेल्फ इंडक्टेंस दिए हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली निकाल सकते हो L1 L2 बराबर M स्क्वायर करके, बट कंडीशन जरूरी है। ये जो रिजल्ट आपने निकाला है आखिरी वाला, दैट L1 L2 बराबर M स्क्वायर, ये सिर्फ उस समय होगा जिस समय ये दोनों कॉइल सेम सिलेंडर पे बाउंडेड होंगी। अलग अलग सिलेंडर पे बाउंड करेंगे तो ये रिलेशन नहीं आएगा, L1 L2 बराबर M स्क्वायर नहीं है। और वो भी मैं दिखाता हूं क्यों नहीं आएगा। अब हम दोनों सॉलिनॉइड्स को अलग अलग सिलेंडर्स पे डालते हैं। देखिए फर्स्ट सिलेंडर, और इसके ऊपर हमने अपनी पहली वाली कॉइल पुट की। ठीक है, कॉइल नंबर 1 जिसमें N1 टर्न होंगे, और इसके अंदर एक और सिलेंडर मानते हैं, इनसाइड में एक और सिलेंडर मान लें स्मॉलर रेडियस का, और दूसरी कॉइल उसके ऊपर है, अंदर वाले सिलेंडर के ऊपर। ये आपका कॉइल नंबर 2। अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस R2 और बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस R1। नंबर ऑफ टर्न हम कैपिटल N1 कैपिटल N2 मानेंगे, अभी भी N1 N2 के नंबर ऑफ टर्न्स मानेंगे। नाउ देखो, अगर करंट प्राइमरी कॉइल में है तो क्या आंसर आएगा, करंट सेकेंडरी कॉइल में है तो क्या आंसर आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, करंट कॉइल नंबर 1 में, करंट इन कॉइल नंबर 1 पहला केस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 1 से प्रोड्यूस होगी, तो फ्लक्स कॉइल 2 का कैलकुलेट करेंगे, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू लिखी जाएगी इक्वल टू, if current is in the coil number 1, magnetic field will be by the coil number 1, and by the coil number 1 magnetic field will be mu naught small n1 into I। बट फ्लक्स कॉइल 2 का कैलकुलेट करेंगे तो एरिया हम कॉइल 2 का यूज करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय पाई R2 स्क्वायर कॉइल 2 का एरिया, और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न, यानी कि कैपिटल N2 नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल नंबर 2, और डिवाइडेड बाय I। ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। यानी यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है म्यू नॉट स्मॉल n1 को टोटल टर्न डिवाइडेड बाय लेंथ कर सकते हैं, टोटल टर्न बाय लेंथ, तो म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर N1 N2 डिवाइडेड बाय L। ऑलमोस्ट सेम एक्सप्रेशन है, बस पिछली बार पाई R स्क्वायर था, अगली बार यहाँ पाई R2 स्क्वायर है। नाउ चेंज करिए, करंट कॉइल 2 में लेते, उल्टा करते हैं। अगर करंट कॉइल 2 में चल रही है और उस समय म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना होगा, तो देन म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू, अब आप फ्लक्स कॉइल 1 का कैलकुलेट करोगे
अब जरा ध्यान देने वाली चीज है कि अगर करंट कॉइल नंबर 2 में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी म्यू नॉट स्मॉल n2 इंटू आई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। बट सोलेनोइड की प्रॉपर्टीज कई बार ये बताई जा चुकी है कि आइडियल सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती है वो सिर्फ विद इन द सोलेनोइड होती है। तो अगर करंट कॉइल नंबर 2 से जा रहा है जिसका रेडियस कम है, तो कॉइल नंबर 2 जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो सिर्फ अपने इनसाइड प्रोड्यूस करेगा। कॉइल नंबर 2 की मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर वाले सिलेंडर के इनसाइड रहेगी, इस सिलेंडर के आउटसाइड इधर और इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी यहाँ पर। तो भले ही मेरे कॉइल नंबर 1 का एरिया ज्यादा है, कॉइल नंबर 1 का एरिया ज्यादा है, बट उस पूरे एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड की जो डोमेन है वो सिर्फ पाई r2 स्क्वायर वाला एरिया है, उसके आउटसाइड जितना भी एरिया है उसमें जीरो मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे बाहर वाले लूप के लिए, जो बाहर वाले लूप है तो उनका एरिया वैसे तो ज्यादा है, पाई r1 स्क्वायर का एरिया है, बट वो पूरा एरिया फ्लक्स में काउंट नहीं होगा बिकॉज पूरे एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ पाई r2 स्क्वायर एरिया से पास होगी। तो यहाँ जो एरिया मल्टीप्लाई होगा वो फिर से पाई r2 स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न पहले वाले कॉइल के ही मल्टीप्लाई किए जाएंगे बिकॉज फ्लक्स तो हम पहले वाले टर्न का ही कैलकुलेट कर रहे हैं। एरिया हमने पाई r1 स्क्वायर की जगह सिर्फ पाई r2 स्क्वायर रखा है बिकॉज ऑफ नो मैग्नेटिक फील्ड बियॉन्ड r2 एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल आई। अब आप बताओ क्या इसे सही नहीं लग रही है आपको? कोई डाउट है इसमें? नो सर। इस लॉजिक में कोई प्रॉब्लम कि यहाँ पर पाई r2 स्क्वायर क्यों लिया गया है? नो सर। ठीक, और आप नोटिस करोगे तो फिर से इनके म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर है। अगेन द म्यूचुअल इंडक्टेंसेस आर इक्वल। तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, सोलेनोइड के थ्रू डिराइव करना आसान पड़ता है, बाकी सब में डेरिवेशन टफ है। तो अदरवाइज ये जनरलाइज है कि आप कॉइल 1 में करंट फ्लो करके म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करो या कॉइल 2 में करंट फ्लो करके म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों तरफ से बराबर है, डिफरेंट नहीं आ सकता ये। अब यहाँ पर कॉइल सेम साइज के नहीं है, एक कॉइल का साइज ज्यादा है, एक कॉइल का साइज कम है, तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम है। नाउ यहाँ पर अगर आप L1 L2 को फिर से चेक करिए, प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस, तो ये कुछ ऐसा आया था, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हम लोगों ने, म्यू नॉट स्क्वायर कैपिटल N1 कैपिटल N2 का स्क्वायर अपॉन इनटू पाई r स्क्वायर, उसका स्क्वायर और साथ में डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। ये वही रिजल्ट है जो पहले यूज किया था, प्रोडक्ट ऑफ L1 L2। लेकिन अब की बार अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो देखिएगा जरा, स्क्वायर करने पर क्या आएगा आपके पास? म्यू नॉट का स्क्वायर आएगा सर r स्क्वायर की जगह r1 r2 नहीं है? सॉरी, हाँ सॉरी, इस बार यहाँ पर r1 r2, बिल्कुल सही बात है, r1 r2 आएगा यहाँ पर। हाँ, m स्क्वायर की जगह म्यू नॉट स्क्वायर, आई और आई कैंसिल, पाई r2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल N1 और स्मॉल n2 को हम कैपिटल N2 डिवाइडेड बाय लेंथ करेंगे, कैपिटल N2 अपॉन लेंथ, तो ये टर्म बनेगा आपका N1 N2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। और अब ये दोनों बराबर नहीं है। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में, जस्ट पहले वाले केस में L1 L2 वाज m स्क्वायर, बट अब वो चीज नहीं आई, L1 L2 इज नॉट इक्वल टू m स्क्वायर। इनफैक्ट क्या रिलेशन आ रहा है, अगर मैं L1 L2 और m स्क्वायर का रिलेशन देखूं, इनमें क्या रिलेशन, तो कुछ ऐसा रिलेशन आएगा, अगर आप नोटिस करेंगे, L1 L2 डिवाइडेड बाई m होल स्क्वायर, मतलब दोनों को डिवाइड कर दें, L1 L2 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर, सॉरी, L1 L2 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर, तो काफी कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा आपके पास, जो टर्म बचेगा वो बचेगा R1 डिवाइडेड बाई R2 होल स्क्वायर।
एक बार ना पेन पेपर यूज करके क्रॉस चेक जरूर करना है इसको बस, ठीक है, बिकॉज कम्युनिकेशन प्रॉपर तभी होगा जब आप खुद से लिखोगे इसको ना, तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है। L1 L2 by m स्क्वायर बराबर R1 by R2 होल स्क्वायर, राइट? सही लिखा है सर ये? यस सर। यस सर। ओके, और R1 by R2 ये रेशियो 1 से ज्यादा है या 1 से कम है? रेडियस को देख के बताइए। R1 बाहर वाली रेडियस है, R2 अंदर वाली रेडियस, यानी R1 बड़ा है, R2 छोटा है, यानी ये रेशियो 1 से ज्यादा है। एंड दैट मीन्स कि क्या रिजल्ट बन रहा आपके पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में? जो रिजल्ट बन रहा वो ये बन रहा दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस। ये रिजल्ट बन रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस से कम आ रही है। इसके पहले वाले केस में इक्वल का साइन था और अब लेस देन का साइन चल रहा है। और इसको हम जनरलाइज करने जा रहे हैं दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस L1 L2। ज्यादा कभी नहीं आएगा, मतलब रूट L1 L2 से ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस तो कभी नहीं आएगा। इक्वल टू साइन तब आता है जब दोनों कॉइल्स को, मतलब दोनों कॉइल्स आइडेंटिकल थी, और लेस देन का साइन तब है जब एक कॉइल का रेडियस ज्यादा है, एक कॉइल का रेडियस कम है, उस टाइम पर लेस देन का साइन है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट है। What can be the maximum in mutual inductance? Maximum mutual inductance can be square root of L1 L2। और अब यहां से ये बात क्लियर हो गई कि कॉइल्स कैसी भी होंगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। किसी में भी करंट डाल दीजिए और कहीं भी फ्लक्स कैलकुलेट कर लीजिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम आता है दोनों कॉइल्स का। सर सर दो कॉइल C1 और C2 के लिए phi1/I2 = phi2/I1 होगा। मतलब I phi कांस्टेंट आ रहा है। तो सर इसको कैसे देखेंगे किसी कॉइल के लिए कि I × phi कांस्टेंट है? सर I कौन सा और phi कौन सा? बता रहे, एक वो बता रहे, वो आपको बता रहे। देखिए क्या है, जैसे एक प्रॉब्लम पहले आप समझाते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है, थोड़ी सी प्रॉब्लम ले फिर अभी उस कंसेप्ट की तरफ आ रहे हैं। वो बेसिकली रेसिप्रोकल थ्योरम का ही यूज करेंगे इसमें, जो आप बोल रहे हो। प्रॉब्लम पहले समझ ले यार क्या है, उसके बाद ग्रेजुअली आते हैं। कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले कैलकुलेट कर ले। तो अभी आपको दो सॉलिड का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल के दिखाया है ना। एक और प्रॉब्लम है जिसमें एक आपका स्क्वायर कॉइल है। सपोज दैट यहां पर एक स्क्वायर कॉइल है ऑफ n1 नंबर ऑफ टर्न्स, साइड लेंथ इसकी L, और इसके सेंटर पर एक सर्कुलर कॉइल है ऑफ रेडियस A एंड नंबर ऑफ टर्न n1। इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है आपको। इन दो N2, सॉरी ये N2 होगा, इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहला क्वेश्चन तो ये कर लो आप, पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना सीख जाए, बिकॉज ऑब्जेक्टिव पेपर्स के हिसाब से ये सब आता है। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। तो एक N1 एक N2। अब इसमें ना हम लोग को डिसाइड करना होता है, और ये L बहुत बड़ा है एक के कंपेयर में, ये भी आपको दिया हुआ है। अब आप खुद लगाओ क्या ज्यादा एडवाइसेबल होगा, करंट कौन से कॉइल में फ्लो कराएंगे और फ्लक्स किसका कैलकुलेट करेंगे। ये पहले वाले लेक्चर में बहुत बार बताया जा चुका है कि छोटी कॉइल का फ्लक्स कैलकुलेट करना हमेशा के लिए आसान होता है। तो मतलब क्वेश्चन में ये नहीं बताया जाएगा कि करंट इसमें है कि करंट इसमें है, बिकॉज करंट अल्टीमेटली कैंसिल हो जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैलकुलेट करते वक्त। तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग बाहर में करंट फ्लो कराएंगे या अंदर में करंट फ्लो कराएंगे। एंड ऑब्वियसली क्योंकि बड़ा वाला लूप जो है स्क्वायर है, तो बेटर होगा कि आप इसके अंदर करंट I फ्लो कराएं और फ्लक्स अंदर वाले का कैलकुलेट करें। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी नाउ मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे बाय द स्क्वायर जिसमें करंट है, फील्ड बाय द स्क्वायर कॉइल वो निकालेंगे। और कहां पर कैलकुलेट करेंगे इस फील्ड की वैल्यू को, फील्ड बाय द स्क्वायर कॉइल को निकालेंगे कौन से पॉइंट पर, तो आंसर होगा एट द सेंटर ऑफ सर्कल। और मल्टीप्लाई करेंगे इसको एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल।
और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टर्न ऑफ सर्कुलर कॉइल, क्योंकि फ्लक्स सर्कुलर कॉइल का कैलकुलेट हो रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय N2 एंड होल डिवाइडेड बाय कैपिटल I। ये बाय डेफिनेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब आपका सिर्फ एक टास्क बचा है, अल्टीमेटली आपको स्क्वायर कॉइल की फील्ड कैलकुलेट करनी है। मेजर टास्क यही है कि ये जो स्क्वायर कॉइल होगा वो यहाँ पर क्या फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हो, क्योंकि एरिया आप निकाल सकते हो डायरेक्टली, नंबर ऑफ टर्न दे रखा है, सिर्फ फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम मैग्नेटिज्म के उस फॉर्मूले का यूज करेंगे जहां पर एक स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। एक स्ट्रेट वायर से अगर आप किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो जो उससे कुछ d डिस्टेंस पे हो, और एक हम लोगों ने cos α1 cos α2 के फॉर्म में किया है, और एक और रिलेशन होता है कि अगर एक तरफ θ1 एंगल बन रहा हो और एक तरफ θ2 का एंगल बन रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर हम ये भी लिखते हैं μ0I डिवाइडेड बाई 4πd एंड देन साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। ये भी एक फॉर्मूला होता है, और एक cos अल्फा वाला फॉर्मूला जो हम लोगों ने मैग्नेटिज्म के टाइम पर पढ़ा था। तो यही वाला कंसेप्ट लगाइए, एक वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालनी है, इस कंसेप्ट का यूज करते। तो मैग्नेटिक फील्ड इज μ0 कैपिटल I डिवाइडेड बाय 4π, सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम द वायर लेंथ का हाफ होगा, साइन θ1 प्लस साइन θ2। अगर ये स्क्वायर है तो सेंटर पे जो एंगल्स बनेंगे वो 45 बनेंगे, साइन 45 प्लस साइन 45, 1/√2 प्लस 1/√2 विच इज √2। और ये एक साइड की वजह से आएगा, ऐसे 4 साइड है हमारे पास, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 बिकॉज ऑफ द 4 साइड सभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, और साथ में N1 टर्न्स भी है। तो कुल मिलाकर के आपके पास 4 N1 वायर्स हैं, 4 N1 वायर्स। N1 टर्न का मतलब 4 N1 इज द नंबर ऑफ वायर्स, मैग्नेटिक फील्ड बाय 1 वायर, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल पाई इंटू a स्क्वायर इंटू N2 एंड होल डिवाइडेड बाय दिस करंट I। ये आप इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर है? यस सर। जो भी डाउट हो इमीडिएटली कर ले आप, क्योंकि देखो भाई रिवाइज करने, इस टॉपिक को रिवाइज करने का मौका तो है नहीं हमारे पास, तो जो करना है यहीं पर करके फाइनल करना है। ठीक है, तो दैट मींस कि म्यूचुअल इंडक्टेंस यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब सेम क्वेश्चन एक डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा, तो क्या करोगे आप? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट हो गया। नाउ क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में भी पूछते हैं, वो क्या है देखिए। नाउ क्वेश्चन ये है कि अंदर वाले कॉइल में, यानी कि सर्कुलर कॉइल, अंदर वाली कॉइल यानी कि सर्कुलर कॉइल में एक करंट है जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है। इनसाइड वाले में एक करंट विच इज फंक्शन ऑफ टाइम, एंड लेट्स से वो 5 into t है। करंट फ्लोज इन द सर्कुलर कॉइल चेंजिंग विथ टाइम। व्हाट विल बी EMF इन द स्क्वायर कॉइल? ये निकालना आपको, EMF इन स्क्वायर कॉइल कितना होगा। अब यार EMF स्क्वायर कॉइल में निकालना कोई टफ काम तो है नहीं, क्योंकि फैराडेज लॉ के हिसाब से EMF इन स्क्वायर कॉइल को आप लिखोगे -d/dt एंड फ्लक्स जो कि इन स्क्वायर कॉइल होगा, फ्लक्स ऑफ द स्क्वायर कॉइल। बट ये टफ है, स्क्वायर का फ्लक्स कैलकुलेट करना टफ है, बिकॉज वो बहुत बड़ा एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड उतने बड़े एरिया पर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। सो डिफिकल्ट है यहाँ का फ्लक्स निकालना है।
क्या यहाँ पर रेसिप्रोकल थ्योरम यूज नहीं कर सकते? यस सर। रेसिप्रोकल थ्योरम यहाँ पर लगाओगे आप। क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कहा जा रहा है कि करंट अंदर वाले कॉइल में है और मुझे बाहर ईएमएफ चाहिए, ताकि कई सारे लोग इसी बात पर डिस्टर्ब हो जाएंगे कि बाहर वाले कॉइल का फ्लक्स कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो आपको एक्चुअल में बाहर का फ्लक्स निकालना ही नहीं है, आपको फ्लक्स अंदर वाली कॉइल का निकालना है। तो दैट इज माइनस ऑफ डी बाई डी टी। या फिर यहां पर आप एक काम और भी कर सकते हो, डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस लगा सकते हो। एंड डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस सेज दैट द फ्लक्स ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट द म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट इन द सर्कल। यही म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन है। एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है, या फिर न्यूमेरिकल्स में दिया जाएगा। या तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया जाएगा या फिर आपको पहले स्टेप पर म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा और दूसरे स्टेप पर ये काम करना पड़ेगा। नाउ आंसर क्लियर है। माइनस को हटा दे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज माइनस को हटा दीजिए अगर, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय जो इस सर्कुलर कॉइल में करंट है उसका डेरिवेटिव यानी कि 5, और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो, पहले ही निकाल चुके। क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ऐसी कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि करंट आपको यही फ्लो करानी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए तो मेरे पास फ्रीडम थी, मैंने करंट बाहर वाली कॉइल में फ्लो कराई थी और फ्लक्स अंदर वाले का कैलकुलेट किया था, क्योंकि मुझे पता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम आता है। पॉइंट क्लियर हुआ ये? यस सर। ये स्टेप क्लियर हुआ आपको कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूज करके हम ईएमएफ को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू पता है तब। नहीं पता है तो आप पहले उसको कैलकुलेट करें। ठीक है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं यहाँ पर कि जो बाहर वाला स्क्वायर है इसमें करंट इंड्यूस क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, एक बार लेंज लॉ को भी चेक करो। इस करंट की वजह से जो सर्किल में करंट है इसकी वजह से स्क्वायर में जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा? लेंज लॉ यूज करेगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और क्या रीजन है उसके एंटी क्लॉकवाइज होने का? तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो अपोज कर। बट डायरेक्शन क्या है फ्लक्स की? ये जो सर्कुलर कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है? और अपने बाहर की ओर वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, तो जो इंड्यूस होगी अंदर की तरफ जाएगी। राइट। सर्कुलर कॉइल, एक चीज ध्यान रखना, किसी भी सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड अलग होती है, जस्ट लाइक ए मैग्नेट। तो ये करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो अगर आप फिंगर्स क्लॉकवाइज बंद करोगे तो ये सर्कुलर कॉइल अपने इनसाइड वाले एरिया पर, अंदर वाले एरिया पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और यही सर्कुलर कॉइल अपने आउटसाइड डॉट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। क्रॉस एंड डॉट, ये इस सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं, इधर और इधर। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पर, क्योंकि करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो दिस डॉट मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। अब अगर डॉट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो लेंज लॉ के हिसाब से जो इंड्यूस करंट आनी चाहिए, बिकॉज इफ डॉट इज इंक्रीजिंग थंब इज क्रॉस क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट यहां पर इंड्यूस हुआ। और फिर क्वेश्चंस कई सारे पूछे जा सकते हैं। अब ये दोनों लूप आपस में अट्रैक्ट होंगे या फिर रिपल होंगे?
तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट देखो आप, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहाँ पर ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, करंट्स इन द सेम डायरेक्शन। क्या करेंगे ये, मतलब ये जो सर्किल है ये इस स्क्वायर को रिपेल करेगा बाहर की तरफ या फिर अट्रैक्ट करेगा अंदर की तरफ? when the currents are in the same, अट्रैक्ट होगा। यानी स्क्वायर लूप की टेंडेंसी सिकुड़ने की होगी, स्ट्रेंथ करने की टेंडेंसी होगी, इसके उसको अपना एरिया कम करना चाहेगा, और वो एक्सपेक्टेड भी था बिकॉज इंडक्टेंस फ्लक्स के चेंज को अपोज कर रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो टेंडेंसी होगी कि एरिया कम कर लिया जाए, बिकॉज बी बढ़ेगा तो एरिया को कम करके ही अपना फ्लक्स आप मेंटेन कर सकते हैं। सो स्क्वायर लूप की टेंडेंसी इनवर्ट जाने की होगी, मतलब ये कंप्रेस होना चाहेगा चारों साइड से। और न्यूटन थर्ड, हाँ जी सर ये सर्कुलर लूप के बाहर सर डॉट का सर एक बार बता दीजिए, डॉट के बारे में। एक्चुअली ये होता है ना यार, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड हम सर्कल्स का दिखाते हैं, जैसे करंट अगर आई फ्लो करे तो हम करंट के हिसाब से फिंगर्स जब बंद करते हैं, जिस तरीके से करंट जाती है ऐसे जब फिंगर बंद करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाते हो आप ऐसे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन होती है वो क्लोज लूप बनाती है, क्लोज पाथ। तो ये लाइन वापस ऐसे भी आएंगी। तो आप खुद नोटिस करो, सर्किल के अंदर अगर इनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो रिटर्न करते वक्त, इन लाइंस के रिटर्न करते वक्त इनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। मतलब सरकमफ्रेंस के दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शंस होंगी इसकी। तो अगर सरकमफ्रेंस के अंदर क्रॉस है तो सरकमफ्रेंस के बाहर डॉट दिखाना पड़ेगा आपको, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बना रही है। आगे सर। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर हो गया आपको? क्योंकि चलिए नाउ नेक्स्ट, इसका बता रहा है एक बड़ा सा लूप है, बिगर लूप ऑफ n1 टर्न एंड रेडियस a1, और सेम एक्सिस पर, इसी के एक्सिस पर एक और लूप है थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में, n2, रेडियस इसकी a2, और सेकंड वाला लूप यानी कॉइल, सेकंड वाली कॉइल का नॉर्मल, सेकंड कॉइल की जो नॉर्मल है वो इनके एक्सिस से थीटा एंगल पर। ठीक है, ये इसलिए बार बार मतलब मेरे बोलने का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको अगर फिगर्स प्रॉपरली ना दिखे तो आप कम से कम समझ जाओ क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। सो रेडियस छोटे वाले कॉइल का मैंने A2 लिखा हुआ है, बड़े वाले कॉइल का A1 लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर N1 है, यहाँ पर N2 है, और इस टिल्टेड कॉइल का जो नॉर्मल है वो इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर है, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच, इसके सेंटर में और इसके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको d दे रखा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस d। नाउ व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? इन दोनों कॉइल्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। सर A2 A1 के सिमिलर इक्विवेलेंट उससे नहीं, ये तो हो ही गई। A1 इज मच लार्जर देन, ज्यादातर देखिए हम लोग की लिमिटेशन है, क्लास 12th पर एक लिमिटेशन है कि बहुत बड़े एरिया का फ्लक्स आप कैलकुलेट कर नहीं पाओगे अंटिल कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सिर्फ हमारे सिलेबस में दो ही जगह से आती है। हमारे पूरे सिलेबस में दो ही ऐसे केस हैं जहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है, सोलेनॉइड में और इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट में। तो अगर इनके अलावा कैसा भी लूप है, कॉइल है, तो आप समझ जाओगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। किसमें आप एडवाइस करते हो कि कहां पर करंट फ्लो कराना ज्यादा सही रहेगा, फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो छोटे वाले में कि बड़े वाले में?
करंट किस में फ्लो कराई जाए? बड़े आंसर बड़े होगा वाले वाले में। बड़े, सिंपल है। अब ऐसा तो फ्लक्स छोटे वाले का आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले कॉइल की। बट मैग्नेटिक फील्ड जब आप किसी भी कॉइल का लिखोगे तो उसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है, लाइक सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब आप मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे कैलकुलेट नहीं करोगे, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज फ्लक्स छोटे वाले कॉइल का निकालना है। तो अगर मुझे छोटी वाली कॉइल का फ्लक्स निकालना है तो इसके सेंटर पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है वो पता होना चाहिए, और ये पॉइंट बड़े वाले सर्किल का एक्सिस पर है, बड़े सर्किल के एक्सिस पर। तो एक्सिस वाला फॉर्मूला, और वो होता है म्यू नॉट इनटू इट्स करंट आई ओवर 2 टाइम्स रेडियस, और साथ में एक और टर्म आता है जब सर्किल के एक्सिस पर लिखते हैं, साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा। और थीटा ये होगा, बड़े वाले सर्किल को इस पॉइंट से जब मिलाएंगे, बड़े वाले सर्किल की सरकमफ्रेंस को इस पॉइंट से मिलाएंगे, तो जो भी यहां पर एंगल बनेगा उस साइन थीटा उसका क्यूब। तो साइन ऑफ थीटा, अगर आप थोड़ा ज्योमेट्री से देखना तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा उसका साइन थीटा जो होगा वो A1 अपॉन ये हाइपोटेन्यूज होगा, दैट विल बी A1 बाय रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसका क्यूब। ये चीज समझ आई? साइन क्यूब थीटा है ये। यस सर। ये पूरा, हाँ, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड आया है, जस्ट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हुआ है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम करंट के हिसाब से देखें, अगर तो करंट अगर इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो फिंगर्स को करंट के हिसाब से बंद करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जो कि नॉर्मल से कुछ एंगल बना रहा है यहां पर। तो फ्लक्स विल बी मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया और मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा भी आएगा आपकी बात, फ्लक्स बी ए कॉस थीटा। सो एरिया इज पाई A2 स्क्वायर और साथ में कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय करंट आई। अब इसमें एक, यहां भी एक मिस्टेक हो रही है, यहां भी एक मिस्टेक हो रही है। क्या? नंबर ऑफ टर्न्स। हाँ, N1 दोनों इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में N1 टर्न्स कंट्रीब्यूट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन में N1 मल्टीप्लाई होगा, और फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करने में N2 टर्न्स कंट्रीब्यूट करेंगे, तो साथ में यहां पर N2 भी मल्टीप्लाई होगा, N1 N2। और बाकी I और I कैंसिल करके अब ये इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। और ये ऑब्वियस है कि रिजल्ट को देख करके ये ऑब्वियस है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो दोनों क्वाइल्स के डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, आंसर में डी इन्वॉल्व है। वो इस एंगल थीटा पर भी डिपेंडेंट है, मतलब कि क्वाइल को रखा किस तरीके से गया है, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है, वो मैग्नेटिक फील्ड के लाइन से क्या एंगल बना रहा है। तो ओरिएंटेशन ऑफ अ क्वाइल वो भी आपके आंसर में है। ज्योमेट्री ऑफ द क्वाइल्स, मतलब ये कितने रेडियस के क्वाइल्स हैं, इसका रेडियस और इसका रेडियस, दोनों रेडियस आंसर में है। और नंबर ऑफ टर्न्स इन दोनों के अंदर, अल्टीमेटली करंट कैंसल। तो आप ये कह सकते हो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, तो आंसर होगा सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स, हाउ दे आर प्लेस्ड, दैट मींस देयर ओरिएंटेशंस, नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस, मतलब कि ज्योमेट्री, सेपरेशन और ओरिएंटेशन, तीन बातों पर डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पर, ओरिएंटेशन पर और सेपरेशन पर। मतलब अनलाइक सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ पेयर ऑफ कॉइल को बदल सकते हो। सेम पेयर ऑफ कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज किया जा सकता है। मतलब अगर यही कॉइल जो N1 टर्न की है और इसके ऊपर एक दूसरी कॉइल जो N2 टर्न की है, अगर ये पैरेलल होते, अगर दोनों के प्लेन पैरेलल प्लेन्स हो, ये दोनों पैरेलल प्लेन्स में है और डिस्टेंस d है,
दूसरी कंडीशन, ये इनके प्लेन्स पैरेलल नहीं है, लाइक इस तरीके से है, दोनों की प्लेन्स के बीच में कोई एंगल बनेगा, नंबर ऑफ टर्न सेम है, रेडियस वगैरह सब कुछ सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, सिर्फ उनके प्लेन चेंज कर दिए गए। और इसमें इनके प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन्स हो गए, दोनों कॉइल्स की प्लेन परपेंडिकुलर हो गई, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसमें भी सेम है। अब आप बताओ इनमें से सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन से केस में? एवरीथिंग इज आइडेंटिकल एक्सेप्ट द प्लेन ऑफ टॉप कॉइल, छोटी वाली कॉइल का प्लेन बदला जा रहा है, डिस्टेंस भी सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, सब कुछ सेम। तो आप खुद देखिए यहां पर cos थीटा इन्वॉल्व था और थीटा वाज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल, एंड मैग्नेटिक फील्ड बाय द बिगर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड बाय द बिगर कॉइल वो इस तरफ आएगा, जबकि नॉर्मल इस तरफ आएगी इसकी। मैग्नेटिक फील्ड बाय द बिगर कॉइल ऊपर की तरफ, नॉर्मल भी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाय द बिगर कॉइल ऊपर की तरफ, नॉर्मल की डायरेक्शन वैसे है। अब आप खुद बता सकते हो कि कहां पर सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगी। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकंड वाले केस में आएगा, देन थर्ड वाले केस में, एंड देन फर्स्ट वाले केस में। यहाँ इनफैक्ट जीरो, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो आएगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री एंगल हो गया, cos 90 जीरो हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है बच्चे, बताए? यस सर। ठीक है, ओके। एक और प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ वही प्रॉब्लम्स करा रहा हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। एक करंट आई फ्लो हो रहा है इन अ लॉन्ग वायर, और ये क्वेश्चन बेसिकली, पहले मैं अपना वाला क्वेश्चन कराता हूँ, फिर जेई का एक क्वेश्चन कराएंगे 2016, जो पहले किसी ने कहा था करने को, कि एक लॉन्ग वायर है, उसमें कुछ करंट आई मान लीजिए है, और यहाँ पर एक लूप है जिसके अंदर कोई कैपेसिटर लगा हुआ है और उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ये दे रखा है आपको, और ये एक लॉन्ग वायर है। करंट की जो वैल्यू है इसमें वो सम कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय टी, करंट और टाइम का रिलेशन है, और इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है मुझे क्वेश्चन में। म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है कैपिटल एम के बराबर, ये एक गिवन वैल्यू, अदरवाइज हमें डिराइव करना पड़ता, बट हालांकि डेरिवेशन कर सकते थे, बट क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया जा रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस वायर और लूप के बीच में, इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल एम है। करंट इसके अंदर के इंटू टी फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस आर लगा है, कैपेसिटेंस सी जो कि स्टार्टिंग में अनचार्ज, इनिशियली कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, टाइम टी इक्वल टू जीरो, नो चार्ज। और क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? फाइंड चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ना पॉइंट ये है कि पहली बात तो ये चार्ज होगा क्यों, इस पूरे लूप में कोई बैटरी तो है नहीं, तो आंसर होगा कि चार्ज, इसकी चार्जिंग होगी इन दोनों के इंड्यूस ईएमएफ की वजह से।
और ऑब्जेक्टिवली ये पूछा जा सकता है कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, कौन सी प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी, मतलब कि लेंज लॉ। तो उसके लिए आपको जो लॉन्ग वायर में करंट है, इसकी वजह से इधर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या डायरेक्शन होगी उसकी, वो देखना पड़ेगा आपको। तो अगर करंट ऊपर की तरफ है अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन राइट साइड पे होगी वो इनसाइड होगी। और क्योंकि करंट की वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज करेगा तो थंब को बाहर लाइए और फिंगर बंद करें, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा यहाँ पर। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा करंट, तो कैपेसिटर की लोअर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अपर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। और चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करना है अगर, तो पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। और इंड्यूस ईएमएफ को आसानी से निकाल सकते हो आप, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस पता है तो डायरेक्टली आ जाएगा, दैट इज माइनस एम डी आई ओवर डी टी। सीधा सा रूल है इसका, जैसे माइनस एल डी आई बाई डी टी है, वैसे माइनस एम डी आई बाई डी टी है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डी आई हुआ था, और डी आई बाई डी टी इज के। सो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड दिखा सकते हैं इसका, मैग्नीट्यूड विल बी म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय के, जो कि कांस्टेंट है। इंड्यूस ईएमएफ एक कांस्टेंट वैल्यू आई है। तो अगर कांस्टेंट ईएमएफ है और आरसी सर्किट है, सर्किट आरसी विद अ कांस्टेंट ईएमएफ, क्या इसके आगे समझ पा रहे हैं क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ विथ, मतलब आरसी सर्किट विथ कांस्टेंट ईएमएफ, ये हमारा ये वाला प्रॉब्लम हो गया कि अगर एक बैटरी लगाई जाए और एक रेजिस्टेंस लगाया जाए और प्लस एक कैपेसिटेंस लगाई जाए, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटेंस का डेरिवेशन किया था CV 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आरसी। तो यहां पर भी तो V कांस्टेंट, एग्जैक्टली सेम केस हो गया। हमने बैटरी नहीं लगाई है यहाँ पर, बट बैटरी की जगह पर कोई कांस्टेंट ईएमएफ आया है इसमें। वो कांस्टेंट ईएमएफ एग्जैक्टली वही रोल प्ले करेगा जो रोल यहाँ पर बैटरी प्ले कर रही थी। और हम बिना फर्दर कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाओगे, आप डायरेक्टली क्यू को लिखोगे, सी वोल्टेज की जगह पर जो ईएमएफ है m इंटू के, एंड देन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आरसी, सिंपली चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देख ले, कोई डाउट है तो आप रेज कर सकते हो अभी। सर इसमें कभी डिस्चार्जिंग का भी केस बन सकता है? वो कैपेसिटर अगर पहले से चार्ज होगा तब हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है। क्या? देखो, होने को बच्चा कुछ भी हो सकता है, बट हमें सिर्फ अपने कंसेप्ट पर पूरी तरीके से फोकस करना है। एक क्वेश्चन और दिखा रहे हैं अभी आपको, ठीक है? ये शायद 2060 एग्जैक्टली क्वेश्चन अभी मेरे पास नहीं है, अभी देखता हूँ अगर मिल जाएगा तो। इसमें शायद एक लॉन्ग वायर है और इसको टच करता हुआ एक ट्रायंगुलर लूप है। और शायद जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें इस ट्रायंगल का हाइट गिवन था, ये डिस्टेंस मेंशन था।
अगर तुम में से किसी के पास क्वेश्चन हो तो बताओ, अभी इस समय मेरे को क्वेश्चन मिल नहीं रहा है ये वाला। सब मेल से आया था, देख रहे। नहीं एडवांस में 16 के एडवांस पेपर में मिल गया रहने दीजिए, मिल गया। हाँ 10 सेंटीमीटर दे रखा है, हाइट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, और इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री, एंगल ये 90 डिग्री, और मतलब एग्जैक्टली टच नहीं कर रहा है इसको, काफी क्लोज है, वेरी क्लोज है, मतलब परफेक्टली टच नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस है बट नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। और इस ट्रायंगल में एक एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 2016 एडवांस वाले पेपर में। और di/dt की वैल्यू दी गई है कि जो di/dt है वो 10 एम्पियर पर सेकेंड है, 10 एम्पियर पर सेकेंड। अब इन्होंने पहला ऑप्शन जो पूछा है ना, फर्स्ट ऑप्शन बुक में जो पहला ऑप्शन है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन दिस वायर, पहला क्वेश्चन कि वायर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। और यह आइसोसेलेस है 90 डिग्री, और आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये दोनों लेंथ बराबर है। तो अब ये कैसे करेंगे बताएंगे फिर, इस वायर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। सर तो ये यही तो, हाँ जी बच्चे रेसिप्रोकल भी लगा सकते हो, या फिर एक काम करना होगा इसमें, देखो जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सारा कुछ यूज करिए, वो सब आएगा। अगर आपको इसमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है वायर में, तो दैट इज माइनस टाइम्स म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइम्स di/dt। तो di/dt तो पता है ना आपको 10, सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं मालूम मुझे। तो अल्टीमेटली ये जो ऑप्शन था, ये जो ऑप्शन था वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा जा रहा है, इनडायरेक्टली म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा गया। तो वो कैलकुलेट करें कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, और यहां पर आपको रेसिप्रोकल थ्योरम का भी यूज करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रायंगल में करंट फ्लो होगा तो वायर का फ्लक्स कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, हम लोग वायर में करंट फ्लो कराएं और फ्लक्स ट्रायंगल का कैलकुलेट कर लें। क्वेश्चन में तो करंट ट्रायंगल में है, बट म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए तो हम लोग फ्रीडम है, हमारे पास चॉइस है, हम लोग वायर में कुछ करंट मान लें और ट्रायंगल का फ्लक्स कैलकुलेट करें, तो म्यूचुअल इंडक्टर वहां से भी आ जाएगी। और अगर हमने अपने वायर में कुछ करंट माना, हम इंस्टेड ऑफ ट्रायंगल हम अपने वायर में करंट मानते हैं स्मॉल आई, तो उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट स्मॉल आई डिवाइडेड बाई 2πr, वायर से आर डिस्टेंस पे। और वायर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती, तो आपको कैलकुलस लगाना पड़ेगा, यहां पर एक स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, ट्रायंगल में एक dr का स्ट्रिप लेंगे। और म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे अब देखिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू इक्वल टू, न्यूमरेटर में फ्लक्स चाहिए आपको, फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2πr मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्ट्रिप, dr इसकी विड्थ है और ये एंगल 45 डिग्री, तो ये लेंथ भी r होगी, r टोटल लेंथ 2r मल्टीप्लाइड बाय dr। और ये इंटीग्रेट होगा, अभी फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी लिमिट ऑफ r 0 से लेकर के ये टोटल यहां तक जो कि h है, दिस इज फ्लक्स।
flux divided by current is the mutual inductance. चेक कर लेते हैं कितना आंसर आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का। और कोई बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं है, आसान सा इंटीग्रेशन है, आर और आर कैंसिल हो गए, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। देख लो, बताओ कितना आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यू नॉट एच अपॉन पाई। और एच की वैल्यू दी है ना, एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। एक्चुअली जो ऑप्शन था ना यार, ऑप्शन में उन्होंने पहले वाले ऑप्शन में ईएमएफ का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज म्यू नॉट अपॉन पाई। अब आपको बताना था कि ये सही है कि गलत है, ऑप्शन तो लिखा हुआ है उसमें। तो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद माइनस एम डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी दे रखा है, अल्टीमेटली म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना था। और ये वही निकाल सकता था जिसको ये बात पता होती कि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए हम कहीं भी करंट फ्लो करा सकते थे और फ्लक्स दूसरे वाले का कैलकुलेट कर सकते थे, या रेसिप्रोकल थ्योरम जिसको पता हो। तो क्या ये सही ऑप्शन आ रहा है, म्यू नॉट बाई पाई? क्या ये इसकी वैल्यू? यस सर, सही है। पहला ऑप्शन था, इसके इसमें मल्टी करेक्ट है। प्रॉब्लम ये था एक तो मल्टी करेक्ट था। अब इसका एक ऑप्शन ये भी है, ठीक है, ये पार्ट खत्म हो गया आपका, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ये पार्ट खत्म। अब जरा वापस ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन में ये पूछा था इन्होंने कि जो इसके अंदर करंट शायद वो था ना एंटी क्लॉकवाइज शायद, और क्या लिखा था ये, पॉजिटिव या नेगेटिव, माइनस है, पॉजिटिव 10 है, पॉजिटिव। अब इसका एक ऑप्शन और है, बी ऑप्शन। वो ये कह रहे हैं कि जो ये हाइपोटेन्यूस है इसका, बिकॉज ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूस में जो करंट है वो राइट साइड है। उनका एक ऑप्शन ये है कि जो वायर में करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस इन दिस वायर, वो इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में यहाँ पर करंट है, मतलब राइट साइड। अल्टीमेटली वो ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो करंट इंड्यूस होगी वो कौन से डायरेक्शन में होगी, लेंज लॉ जानना चाह रहे हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दिस लॉन्ग वायर, अल्टीमेटली ये जानना चाह रहे हैं। बताएं, इस वायर में जो करंट इंड्यूस होगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगा या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ होगा? लेफ्ट से राइट। एंड क्या रीजन दोगे आप उसका? बिकॉज मल्टी करेक्ट है, ध्यान रखना होता है। तो वही इंड्यूस लेफ्ट। तो ये जो लूप है ये किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? इस लूप के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस, इस लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। एक मिनट, एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब अगर हम अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज लेके चले तो थंब बाहर जा रहा है, मतलब ये कि ये लूप अपने इनसाइड में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, अपने इनसाइड इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर है। तो फिर इस लूप के आउटसाइड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर वही कंसेप्ट आ गया कि कोई भी लूप सर्कुलर या ट्रायंगुलर या स्क्वायर अपने इनसाइड और अपने आउटसाइड डिफरेंट डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि हमारा जो वायर है वो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में। वायर इज इनसाइड द क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग। और पहली बात तो करंट किसी ओपन वायर में फ्लो नहीं होता, करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो होता है। तो ये वायर तो क्लोज है नहीं, यहाँ पर ओपन वायर में करंट कैसे फ्लो कराओगे आप? तो यहाँ पर हम लोग जब रेसिप्रोकल थ्योरम पढ़ रहे थे तब मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये जो लॉन्ग वायर्स होते हैं ये बेसिकली एक बहुत बड़े लूप के
बहुत बड़ी लूप के साइड मान सकते हो आप इसको, लॉन्ग वायर को आप ये मान सकते हो कि ये बहुत बड़े साइज का, वो वाला क्वेश्चन याद करिएगा जहां पर फ्लक्स, अगर क्लास की होगी आप लोगों ने तो एक टॉपिक हमने किया था जिसमें हमने सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के पूरे एरिया का फ्लक्स कैलकुलेट करना देखा था। तो यस सर। लॉन्ग वायर, हाँ जी, लॉन्ग वायर को आप मानोगे वन साइड ऑफ अ वेरी बिग लूप, अ वेरी बिग लूप, क्योंकि फैराडे किसी लूप के अंदर ईएमएफ बताते हैं आपको। तो पहली बात तो लूप डिफाइन होना चाहिए, और लूप इज अ क्लोज पाथ, तो दिस लॉन्ग वायर मस्ट बी द पार्ट ऑफ अ क्लोज पाथ, वो हमने बाहर दिखा दिया। और अब नाउ द लूप इज इनसाइड अ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो कि इंक्रीज कर रहा है। सो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, लेंज लॉ, थंब को रखिए बाहर, और उस हिसाब से जो करंट जाएगी मेरे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी इसी डायरेक्शन में जाएगी। सर जो लूप लिया है वो नीचे की तरफ लेंगे तो उल्टा आंसर आ रहा है। हाँ उल्टा आएगा। हाँ सर बिल्कुल उल्टा आएगा। आ रहा है भाई। हाँ तो वो लेना ही नहीं है नीचे की तरफ। सर देखिए नहीं बता रहा हूं, देखो जब आप ये एडिशनल वायर्स दिखा रहे हो ना, एडिशनल वायर्स, ये एक्स्ट्रा वायर है, ये एक्स्ट्रा वायर है, और ये एक्स्ट्रा वायर है, तो जब आप एक्स्ट्रा वायर्स दिखा रहे हो तो वो एक्स्ट्रा वायर्स हमारे प्रॉब्लम को अफेक्ट नहीं करने चाहिए। अगर मैं इन एक्स्ट्रा वायर्स को नीचे की तरफ दिखा दूंगा यहां पर, तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम बन गई जिसमें हमारा ट्रायंगुलर लूप इनसाइड अ लूप आ गया है, इनसाइड अ सर्कुलर लूप। और मैं एक और तरीके से भी समझाता हूँ आपको, पहले इसको एक एक करके देखा जाए, इस कंसेप्ट को मैं ऐसे भी समझा रहा हूँ। अभी समझाते हैं, ये जो बिल्कुल जेन्युइन डाउट है कि हम ये जो एक्स्ट्रा वायर्स हैं वो नीचे की तरफ बनाएंगे तो आंसर डिफर कर रहा है, और भाई तभी तो जे एडवांस का प्रॉब्लम हुआ ही। इन्होंने ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि इस लॉन्ग वायर में जो करंट होगी वो इस हाइपोटेनियस वाले करंट के अपोजिट होगी, और मेरे ख्याल से अगर हम लोग, कई लोग शायद इसको सही कर देते, लॉन्ग वायर की करंट, हमारे हिसाब से लॉन्ग वायर की करंट इसके डायरेक्शन में चल रही है, अब एक काम करते हैं, देखो ये बताइए, अगर कहीं पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, नोटिस करिएगा, बहुत ध्यान से देखना है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, और ये फंक्शन ऑफ टाइम, क्यों टाइम का फंक्शन क्यों होगा, बिकॉज करंट टाइम का फंक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड भी फंक्शन ऑफ टाइम है। अगर मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो लेंज लॉ के हिसाब से होती है, और लेंज लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी आप बताओ। अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेंज लॉ के हिसाब से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ये ऐसे नहीं जाएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा है आपने? यस सर यस। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक, सुनिए, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है आपका, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उसी डायरेक्शन में तो करंट फ्लो करेगा। हाँ सर। या तो ऐसे देखो, बट अल्टीमेटली लेंज लॉ ज्यादा सबसे सेफ होता है,
अब ये तो एक प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम थी, इसी वजह से पेपर डिफिकल्ट था, कई लोगों ने गलत किया इस क्वेश्चन को, वो इसी प्रॉब्लम की वजह से। हम अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को नहीं बदलना चाह रहे थे, इसलिए हमने ये सारे वायर्स इनफाइनाइटली अवे रखे गए हैं, इनफाइनाइटली दूर। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया भाई, बी ऑप्शन तो गलत हो गया कि करंट इन वायर अपोजिट टू दैट इन द लॉन्ग वायर। एक और ऑप्शन था, सी ऑप्शन, उनका ये कहना था कि ये लूप और वायर रिपेल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स आएगी इनके बीच। हम लोग लगातार यही तो डिस्कस कर रहे हैं यार, पिछले 4-5-6 क्लासेस में जब से आप पढ़ रहे हो, हम कंटिन्यूअसली इन्हीं कंसेप्ट को बार बार इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर फोकस डाल रहे हैं कि ये इंड्यूस ईएमएफ के बाद ये कैसे पता लगाया जाए कि ये रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। बताए सर करंट सेम साइड है हाइपोटेन्यूजली वायर में, लेकिन इन दोनों में सेम साइड है ना, यहाँ और यहाँ तो अलग है। सर वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो देखते हैं, चेक करिए। मैं कह रहा हूँ इसका एक एक ऑप्शन बना उनका चुन चुन के रखा था इन्होंने, मतलब बिल्कुल जो दिया था रिवेंज लेना है कि किसी से बदला लेना है, तो ये उस इंटेंशन पे क्वेश्चन बनाया गया था कि अब आप जितना भी पढ़ के आए हो आओ आज आपका हिसाब होगा। मतलब आप कितने भी बड़े बॉस हो जाओ, अब इन्होंने ये जो क्वेश्चन दिया था सिर्फ बैंड बजाने के लिए दिया था। एक एक करके देखते हैं यार, इस इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर क्या आएगा, नीचे। जो करंट इंड्यूस हुई है इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ, सर अंदर इनसाइड। सो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, दैट इज बी, जो लॉन्ग वायर प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाय द लॉन्ग वायर। और आप ऐसे भी देख सकते थे यार, यहां पर देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस और करंट की ये डायरेक्शन, तो वायर पर फोर्स किधर आएगी? अगर हम फॉर्मूला लगाएं वायर पे फोर्स का फॉर्मूला, जो कि आई एल क्रॉस बी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट राइट साइड, मतलब आई कैप। अगर हम यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में देखें तो करंट इज गोइंग इन द आई कैप डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड नेगेटिव जेड डायरेक्शन। क्या बना ये डायरेक्शन फोर्स का? आई क्रॉस माइनस के से, यहां पर जो फोर्स आएगी इस वायर के ऊपर, आई क्रॉस माइनस के, मेरे ख्याल से जे कैप, ठीक है, यानी इस वायर पर जे कैप डायरेक्शन में फोर्स है। और न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से अगर वायर पर जे कैप डायरेक्शन में फोर्स है तो लूप पर नीचे की तरफ फोर्स होगी, रिपल हो गई है। और मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, आप लोग शायद हमारे स्टेटमेंट को समझ नहीं पा रहे हैं, या तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि इंडक्टेंस एक नेचर होता है फ्लक्स को मेंटेन करने का। ये वायर एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है जिसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो अपने फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या इस लूप के नजदीक जाना चाहेंगे या लूप से दूर जाना चाहेंगे?
ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी, तो क्या हम सोर्स के तरफ जाएं या सोर्स से दूर जाएं अगर हमें अपना फ्लक्स मेंटेन करना है? क्योंकि करंट तो इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, तो आप उस सोर्स से दूर हो जाओ ना, जिस सोर्स में करंट बढ़ रही है उससे दूर चले जाओ, फ्लक्स मेंटेन हो जाएगा। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को समझ रहे होते तो गलत नहीं करते। इसमें मिस्टेक कहाँ हुई है बता रहा हूं, लोगों से क्या मिस्टेक हुई? उन्होंने देखा कि ये दोनों सेम डायरेक्शन के करंट है। लोगों से जो गलतियां हुई है कि सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ऐसा थोड़ी है कि फोर्स खाली यही लगेगी, फोर्स इस पे भी लगेगी, इस पे भी लगेगी, यहां भी लगेगी। ये वाली साइड अट्रैक्ट होगी, ये साइड अट्रैक्ट होगी, लेकिन बाकी के दो साइड तो रिपेल हो सकते हैं और ओवरऑल एक रिपल्सिव फोर्स आ सकती है इसके ऊपर। आर्ग्यूमेंट समझ पाए इसका? रिपल्सिव फोर्स क्लियर हुआ कि नहीं भी? बोलो भाई। Yes, sir. और एक ऑप्शन और है, बट वो आसान सा ऑप्शन है, उसमें इस वायर को रोटेट किया जा रहा है, रोटेशन भी डाला है इसमें। अब ये आप कहा जाता है कि ये सबसे डिफिकल्ट पेपर था, ऐसा कहा जाता है कि मोस्ट डिफिकल्ट 2016 था, बट अगर आपने अभी जो डिस्कशन हुआ है, जितना तुम्हें पढ़ाया है वो सारा का सारा यूज हुआ इसके अंदर, जितना भी पढ़ा हुआ एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन। सर यार म्यूचुअल, हाँ चलो। सर उसमें ऐसे देख सकते थे कि जैसे राइटवर्ड जा रहा था लॉन्ग वायर में करंट, और ऊपर में जो ट्रायंगुलर साइड था उसमें अपोजिट साइड से करंट जा रहा था, तो उसकी वजह से रिपल्शन। हाँ हाँ, ये कह सकते हो। उस लॉन्ग वायर के नजदीक वाली साइड देखो, उसके हाँ, नियर में तो ट्रायंगल था ना। हाँ, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। मतलब मैं तुमको अलर्ट ये कर रहा हूँ कि यार क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, मेंस में तो और भी आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत ज्यादा हाई फाई कंसेप्ट न लगाइए, जो पढ़ाया जा रहा है जस्ट इसको पढ़ करके आप बैठ जाओ, एग्जाम में गारंटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे दो टॉपिक्स और हैं, क्विकली खत्म करेंगे इसको भी आज फटाफट। एक टॉपिक जल्दी से खत्म करेंगे, दैट इज एलसी सर्किट्स। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई एक कैपेसिटर है जो ऑलरेडी चार्ज है, पहले से ही चार्ज कैपेसिटर है, और उसको हम लोगों ने कनेक्ट किया बाय सम इंडक्टर। रेजिस्टेंस जीरो है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसमें। तो अ चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू द इंडक्टर, और जब इंडक्टर से कनेक्ट कर रहे थे उससे पहले यहां पर कोई करंट नहीं है, जीरो करंट है यहाँ पर। जब हमने कैपेसिटर को इंडक्टर से ज्वाइन किया उससे पहले यहाँ पर कोई करंट नहीं है, नो करंट। यानी क्वेश्चन के हिसाब से टाइम t इक्वल टू जीरो, करंट I इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन के हिसाब से हो गया, टाइम जीरो पर कोई करंट नहीं। t इक्वल टू जीरो पर हमने स्विच को बंद किया इसमें, और आफ्टर t सेकेंड्स स्विच बंद करने के बाद में करंट की क्या वैल्यू बनेगी और चार्ज की क्या वैल्यू बनेगी, ये सब पूछा जा रहा है। कितना करंट फ्लो होगा, कितना चार्ज फ्लो होगा, ये सारे क्वेश्चन है। तो बहुत इसमें भी ऑब्जेक्टिव ही आता है, और काफी सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इसके, बहुत ही सिंपल, प्योरली फंडामेंटल्स के ऊपर।
मान लीजिए कि t सेकंड्स बाद हमने ये माना कि t सेकंड्स के बाद कैपेसिटर का जो चार्ज है वो प्लस स्मॉल q और ये माइनस स्मॉल q, और करंट I फ्लो कर रहा है इसमें। मान लेते हैं सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ का चार्ज प्लस q और माइनस q है। बेसिकली इसमें ना 2-3 चीजें पूछी जाती हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे तो मेनली ये पूछा जाता है व्हाट विल बी द मैक्सिमम करंट। ये क्वेश्चन पूछते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। तो 1 बाय 1 चलते हैं। इंडक्टर से मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, एक एक करके बता रहा हूं। यही क्वेश्चन आएंगे भी, इनके बियॉन्ड क्वेश्चन जाते भी नहीं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन दिस इंडक्टर। रेजिस्टेंस नहीं है इसमें, सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं। और मैं बार बार इस लाइन को बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या यूज कर सकते हो, नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट। मैकेनिक्स से कंपेयर करिए, नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स नहीं है मैकेनिक्स में, क्या करेंगे, कौन सा सही तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, न्यूटन लॉ या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर फ्रिक्शन नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए इसमें भी। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी कंजर्व है। और एनर्जी कितनी है यहाँ पर, एनर्जी एट टाइम t इक्वल टू 0। और एनर्जी का एक फॉर्मूला हमने अभी पढ़ाया नहीं है, मतलब वो स्किप हो गया हमसे। इंडक्टर के एनर्जी का फॉर्मूला तो वो आप डायरेक्टली लगा सकते हो मेरे ख्याल से, हाफ Li स्क्वायर। हाँ, तो टाइम 0 पर तो इंडक्टर में करंट है नहीं, इसीलिए बार बार मैं ये इंफॉर्मेशन भी रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में हो सकता है कि स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ करंट हो। मैंने बार बार ये लाइन इसलिए बोली है कि स्टार्टिंग में करंट नहीं है, दिस मींस कि स्टार्टिंग में इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं। अगर मेरे सामने जो क्वेश्चन आएगा उसमें यहाँ पे करंट होगा तो एनर्जी ऐड कर लेंगे उसकी। फिलहाल एनर्जी कैपेसिटर में, तो दैट इज Q0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ C। और t सेकंड्स के बाद अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें तो हाफ Li स्क्वायर इंडक्टर में और प्लस Q स्क्वायर बाय 2C कैपेसिटर में। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसलिए फॉलो करेंगे कि रेजिस्टेंस के एब्सेंस में कोई हीट डिसिपेट नहीं होती थी, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। तो रिजल्ट से ज्यादा आपको प्रोसेस को याद रखना है कि एलसी सर्किट विदाउट रेजिस्टेंस मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल सा ये ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम्स होने लगती है, सॉल्व हो जाती है। ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन, बिकॉज सर्किट पढ़ रहे हो तो सर्किट्स में दूसरी इक्वेशन किरचॉफ रूल चलेगा। और इंडक्टर के न्यूमेरिकल्स में मैंने आपसे हमेशा एक बात कही है कि जब आप किरचॉफ रूल फॉलो करें तो करंट के डायरेक्शन में चलिएगा हमेशा। करंट की डायरेक्शन में अगर हम किरचॉफ रूल को लिखेंगे तो यहां पर L di बाई dt करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, L di बाई dt। लेकिन जब आप कैपेसिटर के अंदर जा रहे हो तो प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो हमारा माइनस साइन आएगा और Q डिवाइडेड बाय C इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, किरचॉफ रूल। तो रिजल्ट से ज्यादा आप प्रोसेस लिख लीजिएगा चाहते हैं। नंबर 1 इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप एलसी सर्किट के किसी भी न्यूमेरिकल को करना चाहते हो तो प्रोसेस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किरचॉफ रूल। और तीसरा डेफिनेशन ऑफ करंट, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मीन्स इज dq डिवाइडेड बाय dt। डेफिनेशन ऑफ करंट। बट यहां पर थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ता है, मतलब थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। तो वो ये कि जो करंट की डायरेक्शन हमने कंसीडर की हुई है वो कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से बाहर की तरफ आ रही है। करंट इस तरफ दिखा रहे आप, यानी कि ये डिस्चार्जिंग वाला केस हुआ। कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज कर रहा होगा और इसलिए
dq के आगे एक नेगेटिव साइन भी लगाएंगे, बिकॉज जो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट है वो डिस्चार्जिंग को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। तो एलसी सर्किट को सॉल्व करने के ये 3 बेसिक स्टेप है: एनर्जी कंजर्वेशन, किरचॉफ रूल, करंट और चार्ज का रिलेशन, जो कि डेफिनेशन है। और अब हमें सारे आंसर्स यहाँ से मिल जाएंगे, जितने भी आंसर्स हैं वो यहाँ से मिलते जाएंगे आपको। लाइक मैक्सिमम करंट निकालनी है। ऑब्वियसली जब I मैक्सिमम होगा, when the current is maximum, means small I is maximum, di by dt is 0. I maximum and di by dt is 0, and di by dt 0 means q भी 0. Maximum current di by dt 0, it implies small q is also 0. तो small q को यहाँ 0 कर दीजिए, और अगर हम small q को 0 करेंगे तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। और वो कुछ इतना आ जाएगा, मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से स्मॉल क्यू को 0 करने के बाद, क्यू नॉट अपॉन रूट ऑफ एलसी, फर्स्ट इक्वेशन से। दूसरा, सेकंड पार्ट, एक तो ये ऑब्जेक्टिव आया मैक्सिमम करंट क्या होगा, दूसरा सब्जेक्टिव, चार्ज और करंट के इक्वेशंस क्या होगी, इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ चार्ज कितना होगा। इक्वेशन फॉर आई एंड इक्वेशन फॉर क्यू, ये भी निकालने को आता है। तो ये भी हो जाएगा, देखिए ये कैसे होगा ना, वो आपका जो सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, और सेकंड इक्वेशन डिफरेंशिएट करेंगे तो L d2i अपॉन dt2 इक्वल टू, सॉरी माइनस 1 अपॉन c, और स्मॉल q डिफरेंशिएट करेंगे dq बाई dt, dq बाई dt को माइनस i लिखेंगे, और यहां से आएगा d2i अपॉन dt2 इज माइनस 1 ओवर LC इंटू i। ये आपका रिलेशन आ रहा है। अब ये सॉल्व तो होगा नहीं क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमें सॉल्व करना भी नहीं है, हमें सॉल्व करना भी नहीं है, बिकॉज ये जो इक्वेशन होती है सेकंड डेरिवेटिव वाली, d2x अपॉन dt2 इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये इक्वेशन बेसिकली आपको एसएचएम में मिलती है, क्योंकि जो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x है वो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये एसएचएम का बेसिक रूल है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऐसी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको वो होता है x इक्वल टू समथिंग a साइन ओमेगा t और प्लस फाई नॉट। जहां भी ऐसी इक्वेशन आएगी, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन मिले, उसका आंसर यही आएगा, ये आपको याद रखना है। और ये इक्वेशन बिल्कुल इसके सिमिलर है, सिमिलर इक्वेशन से ये सिर्फ x की जगह पर i है, ओमेगा स्क्वायर की जगह पर 1 अपॉन LC है, और अगेन x की जगह पर i है। तो इसको फर्दर बिना कैलकुलस में गए इसका डायरेक्ट आंसर लिखा जाएगा दैट i विल बी, एंड कैपिटल A बेसिकली x की मैक्सिमम वैल्यू है, x की मैक्सिमम वैल्यू, तो i की मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा स्क्वायर की जगह 1 अपॉन LC यानी 1 बाय रूट LC इंटू t और प्लस फाई नॉट।
ये याद रखेंगे। और फाई नॉट निकालने का भी तरीका है, फाई नॉट कैसे निकलेगा। उसके लिए क्वेश्चन में कहा गया था कि जब टाइम 0 था तो करंट 0 था, यानी अगर मैं यहां पर t को 0 पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड 0 आना चाहिए, यहां पर 0 और यहां पर भी 0। तो अगर आप t को 0 रखें, करस्पॉन्डिंग i 0 आना है, तो इससे निकाल सकते हैं कि फाई नॉट की क्या वैल्यू बनेगी। और 0 डिग्री आ जाएगा, फाई नॉट विल बी 0, चेक कर सकते हो। और स्मॉल आई सिंपली आई मैक्सिमम इंटू साइन 1/√LC, ये बना करंट की इक्वेशन बनी, जो कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट। और चार्ज की इक्वेशन भी आ जाएगी यहां से, सेकंड इक्वेशन से, Q बराबर LC di/dt, Q इक्वल टू LC di/dt। और जब सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, Q बराबर LC di/dt करके, इससे Q की वैल्यू आएगी एक काम और करना पड़ेगा तुम्हें यार, जो I मैक्सिमम है उसको रिप्लेस करेंगे। तो I मैक्सिमम ये था Q0/√LC, और di/dt करेंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√LC फिर बाहर आएगा। पहले तो I मैक्सिमम को रिप्लेस करेंगे Q0 डिवाइडेड बाय √LC से, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√LC और बाहर जाएगा। अल्टीमेटली ये आ जाएगा Q0 cos 1/√LC इंटू T। मतलब चार्ज और करंट दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, दोनों का सिंपल हार्मोनिक टाइप का इक्वेशन है, एक साइन का फंक्शन है, एक कॉस का फंक्शन है। आगे से डेरिवेशन भी नहीं करनी है, नेक्स्ट टाइम से डेरिवेशन भी नहीं करनी है। ये 100% श्योर है कि एक में साइन का फंक्शन आएगा तो एक में कॉस का फंक्शन आएगा, बिकॉज करंट dq/dt। तो अगर यहाँ साइन का फंक्शन है तो डेरिवेटिव करने पर कॉस का फंक्शन जाएगा, और अगर यहाँ कॉस का फंक्शन है तो डेरिवेटिव करने पर साइन का फंक्शन जाएगा। तो चार्ज और करंट में से एक के इक्वेशन में कॉस का टर्म आएगा, एक के इक्वेशन में साइन का टर्म आएगा। और ये भी पता लगाना आसान है कि किसमें कॉस आएगा और किसमें साइन आएगा। ये पता लगाना भी आसान है कि कहां पर कॉस होगा, कहां पर साइन होगा, बिकॉज टाइम 0 पर करंट 0 है, चार्ज नॉन जीरो है, और ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस 0 डिग्री पर किसकी वैल्यू नॉन जीरो आती है, याद देखिए कौन सा टर्म 0 डिग्री पर 0 होता है और कौन सा टर्म 0 डिग्री पर नॉन जीरो होता है। तो क्योंकि टाइम 0 पर करंट 0 है, इसका मतलब करंट साइन का फंक्शन होना चाहिए, और क्योंकि टाइम 0 पर चार्ज की वैल्यू नॉन जीरो है तो चार्ज कॉस का फंक्शन होना चाहिए। तो आगे से इसको सारा डेरिवेशन चला जाएगा, सिर्फ ये याद रखना होता है कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, उसमें ओमेगा भी फिक्स है, ओमेगा 1/√LC। एक एग्जांपल से इसको दिखाते हैं।
मान लो ये कंडीशन है, मतलब पहले LR सर्किट है, उसमें स्विच काफी टाइम से बंद है। क्या मतलब होगा इस चीज का कि स्विच क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या मतलब है? सर L0 रेजिस्टेंस होगा उसमें। तो ये जीरो रेजिस्टेंस, क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब ये जीरो रेजिस्टेंस। तो कितना करंट जा रहा होगा इसमें से? आई की वैल्यू, इसको आई नॉट लिख देते, तो आई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई नॉट की वैल्यू सिंपली V डिवाइडेड बाय R, बिकॉज काफी देर तक स्विच बंद करने पर इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस बन जाता है। उसके बाद S1 ओपन करके S2 बंद कर रहे हैं, S1 ओपन किया और S2 बंद किया, इसका मतलब हमने LC सर्किट तैयार किया, LC सर्किट। और उसमें T सेकेंड्स के बाद अगर I करंट चले और यहां प्लस माइनस Q चार्ज, तो हम बिना किसी डिटेल्ड डेरिवेशन के सारा आंसर लिख सकते हैं। आपकी बार जो टाइम t इक्वल टू 0 है उसमें कौन सा टर्म 0 है, चार्ज या करंट, ये देखा जाए टाइम 0 पर। तो टाइम 0 पर जब आप ये S2 वाला सर्किट बंद कर रहे हो, यानी कि L और C को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, इंडक्टर कैपेसिटर को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, उस समय कैपेसिटर अनचार्ज है। तो टाइम 0 पर चार्ज 0 है, मतलब कि चार्ज में साइन का फंक्शन आएगा। सो डायरेक्टली Q इक्वल्स टू Q मैक्स sin omega t, and then obviously current will be I max cos omega t, और दोनों में ओमेगा की वैल्यू सेम। ओमेगा इज बेसिकली 1/√LC, ये प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड चल रहा सब कुछ, अब कोई डेरिवेशन नहीं करनी। ये हो गया ऑब्जेक्टिव अप्रोच। हाँ, मैक्सिमम चार्ज और मैक्सिमम करंट क्या होगा ये निकालने को आ सकता है। तो I मैक्सिमम कितना होगा, नेचुरल सी बात है, देखिए मैक्सिमम करंट यही वाला करंट होगा I नॉट, इससे ज्यादा करंट अब आएगी ही नहीं। और Q मैक्स निकालने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, Q निकाल के लिए इनिशियल मोमेंट पर एनर्जी इंडक्टर के पास है, हाफ L I नॉट स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी है इंडक्टर के पास। और जब मैक्सिमम चार्ज होगा तो ये पूरी एनर्जी कैपेसिटर के पास होगी, मैक्सिमम चार्ज पर पूरी एनर्जी कैपेसिटर में, तो Q मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। ऑब्जेक्टिवली हम मैक्सिमम चार्ज भी निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ये साइन कॉस डिसाइड कर लीजिएगा, जो चीज टाइम, जिसका वैल्यू टाइम 0 पर 0 है उसमें साइन और दूसरे वाले में कॉस, ओमेगा बदलेगा नहीं, ओमेगा 1/√LC रहना है। और मैक्सिमम वैल्यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आ जाएंगी। तो अब कोई मैथ नहीं बची इसके अंदर, कोई टफ मैथ नहीं है, कोई किरचॉफ रूल वगैरह नहीं लगाना पड़ता, ऑब्जेक्टिवली आप आराम से इसको कंप्लीट करें। हाँ, बाद में इसके कुछ एडवांस प्रॉब्लम करोगे, अभी नहीं कर रहे, आगे करेंगे जब अगर ऑफलाइन वाले स्टार्ट होंगे तब, मार्च के बाद वाले भी। और एक और मेन से रिलेटेड एक और पॉइंट बता दें जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है मेरे, दैट इज ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये प्योरली बोर्ड का सिलेबस है। तो बहुत फास्ट सिंपल वे, इसमें ये बोलते हैं ना कि एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो कॉइल्स है। तो जो हमारी प्राइमरी कॉइल है और जो सेकेंडरी कॉइल है, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे से ओवरलैपिंग कॉइल्स।
यही इसका मेन पार्ट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी उनको वाउंड किया गया है, वाउंडेड ऑन द सेम आयरन कोर, लैमिनेटेड आयरन कोर। और अगर प्राइमरी में करंट आईपी फ्लो हो और सेकेंडरी में करंट आईएस फ्लो हो जाती है इंड्यूस करंट की वजह से, और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस वीपी और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस वीएस। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न N1 और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स N2। जो बिगेस्ट पॉइंट है इसका उस एक लाइन का है, वो एक ये है कि क्योंकि इन दोनों को वाउंड सेम कोर के ऊपर किया है, यहां पर एक आयरन कोर की नाम लेते हो आप। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, अगर हम यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ड्रॉ करें, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस प्राइमरी कॉइल से पास होंगी, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की लाइन सेकेंडरी कॉइल से भी पास होगी। यही इसका बेसिक वर्किंग कंसेप्ट है। दे आर बाउंडेड ऑन द सेम कोर बिकॉज ऑफ विच नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू सेकेंडरी कॉइल इक्वल, बराबर है। यही इसका बिगेस्ट कंसेप्ट है, इक्वल नंबर ऑफ लाइंस पासेस थ्रू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। और इसको कहा जाता है कि दे आर मैग्नेटिकली कपल्ड, मैग्नेटिक कपल बोलते हैं इसको। अब अगर सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों से पास हो रही है लेकिन उनके नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हैं, तो वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इज डी बाई डी टी। इसमें माइनस माइनस नहीं लगाएंगे, d5 by dt, this is for one turn। और क्योंकि इसमें np टर्म्स होंगे या n1 टर्म्स है या np लिख दीजिए इसको, तो np लगा दीजिए टोटल ईएमएफ। और वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल d5 by dt, जब सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो फ्लक्स दोनों के लिए सेम होगा। जो फ्लक्स प्राइमरी की एक कॉइल से जाएगा, एक टर्न से जाएगा, उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी के भी एक टर्न से जाएगा। एंड अगेन द रीजन इज सेम, वाउंडेड ऑन द सेम कोर। बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, बट इसमें टोटल में ns मल्टीप्लाई होगा बिकॉज नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, डिफरेंट। एंड नाउ सिंपल सा d5 by dt इक्वेट कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाता है V primary upon number of turn in the primary equals to V secondary upon number of turn into secondary। एक सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और दूसरा एग्जाम्पशन आप ये लगा देते हो कि अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर हुआ, आइडियल विच मीन्स कि रेजिस्टेंस इन कॉइल 0 है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों की तरफ 0 रेजिस्टेंस है। इन कॉइल्स में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, तो एनर्जी ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड द एनर्जी ऑफ सेकेंडरी कॉइल आर इक्वल। और अगर एनर्जी इक्वल है तो उनका डेरिवेटिव यानी कि पावर भी इक्वल होगी। तो अगर एनर्जी इक्वल है तो पावर in the primary coil is same as the power in secondary coil, and power is product of voltage and current. So voltage in primary is into current in the primary is a voltage secondary, current secondary। और यहां से एक और रिलेशन आ जाता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काम आ सकता है। VP by VS is IS by IP, and VP by VS which is IS by IP is actually NP by NS।
तो छोटा सा कंसेप्ट है ये, बट मेंस के लिए ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ट्रांसफार्मर के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जिस तरीके के पेपर आ रहे हैं ये सब एक्सपेक्टेड है, और मार्च में भी यही एक्सपेक्टेड है कि पेपर आसान आएंगे, टफ आने का कोई चांस नहीं है। टोटल 4 अटेम्प्ट मिला करके 24 पेपर बनाने हैं, तो कहाँ से लाओगे क्वेश्चंस? सब रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे जब विजय, ऑलमोस्ट सब करे हुए क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे। सर सर क्या एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस उसके म्यूचुअल इंडक्टेंस को अफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है यार, एक्चुअल में सेल्फ और म्यूचुअल दोनों होते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर के वर्किंग में सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसिडर किया गया है, सेल्फ इंडक्टेंस नहीं। सॉरी, मतलब जो ये कॉइल्स हैं इनमें एक्चुअल में सेल्फ इंडक्टेंसेस भी होंगी, म्यूचुअल इंडक्टेंसेस भी होंगी, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों ही काम कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली, तभी हमने इसको आइडियल कंडीशंस में बोला है आपको, जस्ट फॉर द आइडियल कंडीशंस। 100% वर्क करता है। सर अगर उसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा तो क्या वो म्यूचुअली कम इंड्यूस होगा? हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होने से कॉइल अपने अंदर करंट चेंज होने ही नहीं देगा, तो उसका म्यूचुअल इफेक्ट भी नहीं आएगा। यस ठीक है, एलसी, ट्रांसफार्मर, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, फिर से बोलो आपको, आरसी, आरएल, एलसी, 3 सर्किट्स। सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस के कैलकुलेशंस स्पेशली सोलेनॉइड से रिलेटेड, और ट्रांसफार्मर का ये छोटा सा फॉर्मूला, ये सब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं मेंस के लिए, आप ये सब तैयार रखिए।